अब वक्त हो गया है देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। आतंकवाद का जड़ से खात्मा जरूरी है, लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं जब तक कि सीमा पार आतंक के अड्डे खत्म नहीं होते। पाकिस्तान एक बार फिर आतंकियों को घुसपैठ के लिए जमीन दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक नियंत्रण रेखा के पार लॉन्चिंग पैड पर आतंकवादी मौजूद हैं और भारत में घुसपैठ की फिराक में है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकी घुसपैठ के लिए एक ऐसे ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं जो न सिर्फ ऑनलाइन चल सकता है बल्कि ऑफलाइन भी इस्तेमाल हो सकता है। लॉन्चिंग पैड के खिलाफ अब सेना को बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। कठुआ, रियासी, डोडा, राजौरी, जम्मू रीजन के ये इलाके अब आतंकवादियों के निशाने पर हैं। जम्मू के जिन इलाकों में आमतौर पर आतंकियों का नामो निशान मिट चुका था, वहां फिर से दहशत के निशान दिख रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने कश्मीर को छोड़कर इस वक्त जम्मू रीजन को अपना टारगेट बना लिया है। आगे और ज्यादा हमले का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि सीमा पार से और बड़ी संख्या में आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। खुलासा हुआ है कि नियंत्रण रेखा के पार लॉन्चिंग पैड पर आतंकवादी मौजूद हैं। आतंकवादियों की संख्या 60 से 70 के बीच है। इन लॉन्चिंग पैड को पाकिस्तानी रेंजर्स सेना सुरक्षा दे रहे हैं। कठुआ में सेना के काफिले पर हमले के पीछे भी जिन 7 आतंकियों का हाथ है, माना जा रहा है कि वो भी घुसपैठ के जरिए ही कठुआ में आए थे। आतंकवादी भारत में घुसपैठ के लिए इस सीजन को चुनते हैं क्योंकि अभी पहाड़ों पर बारिश की शुरुआत हुई है। ऐसे में बारिश का फायदा उठाते हुए वो सुरक्षा बलों को चकमा देने की फिराक में रहते हैं। नदी में पानी बढ़ने से पहले वो भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश में है। बारिश का फायदा जो है वो मिलिटेंट्स को मिलता है क्योंकि उसके अंदर हमारी जो एरिया डोमिनेशन है, हमारी जो पेट्रोलिंग है और हमारी जो सर्वेलेंस है वो एडवर्सली अफेक्ट होती है। तो इस समय जम्मू रीजन की 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये अपनी एक्टिविटीज़ या मिलिटेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर चुके हैं। एक तरफ आतंकी सीमा पार से घुसपैठ की साजिश कर रहे हैं तो दूसरी ओर अब वो टेक्नोलॉजी को भी अपना हथियार बना रहे हैं। सूत्रों से खुलासा हुआ है कि अब आतंकी लोकेशन ऐप के सहारे घुसपैठ कर रहे हैं। इसके लिए अल्पाइन क्वेस्ट नाम के ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्पाइन क्वेस्ट गूगल अर्थ जैसा लोकेशन ऐप है। इससे पहाड़ी इलाकों, जंगल और नदियों का रास्ता आसानी से देखा जा सकता है। सबसे बड़ी सिरदर्द सुरक्षा बलों के लिए ऐप इसलिए भी बनी है क्योंकि इस ऐप को ऑफलाइन मोड पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आतंकी लगातार बिना ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल किए, बिना कोई सिम डाले ऑफलाइन इस ऐप को पहले पूरी लोकेशन को सेट करते हैं और उसके बाद इस ऐप की मदद से अपनी निर्धारित लोकेशन पर अटैक करने के लिए पहुंचते हैं। इससे पहले आतंकवादी इलाके को समझने के लिए स्थानीय लोगों की मदद देते थे और उन्हीं के सहारे जंगल, नदियों और पहाड़ियों से होते हुए आते थे। लेकिन पकड़े जाने के डर से अब उन्होंने ऐप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सीमा पार से आने वाले आतंकियों का इंतजार भारतीय सेना की बंदूकें कर रही हैं। आतंकियों ने अगर गलती से सीमा में घुसने की साजिश की तो उनका भी वही अंजाम होगा जो अब तक उनके बाकी साथियों का हो चुका है। ऐसे में सुरक्षा बल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आतंकियों की जो अलग अलग मोडस ऑपरेंडी है उसे यहां पर डिकोड करते हुए इनका अंत किया जाए ताकि इस तरह के हमले जो हैं वो रुक सकें। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक केरनी साथ अजितपुर, आजी मीडिया, जम्मू। और अब राम भक्तों के लिए खुशखबरी। इसरो ने जी मीडिया की उस खबर पर मोहर लगा दी जिसे हमने 9 साल पहले 2015 में ही दिखा दिया था। यह रिपोर्ट जुड़ी है राम सेतु से जिसके होने के प्रमाण जी मीडिया ने दिखाए थे। अब इसरो की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर एक मानचित्र तैयार किया गया है जिसमें इस बात का दावा किया गया है कि राम सेतु है। राम सेतु पानी के भीतर कितनी गहराई में है और कितने किलोमीटर लंबा है, देखिए इस रिपोर्ट में।
जिस राम सेतु के अस्तित्व को लेकर पिछले कई सालों से विवाद होता रहा है, उस पर इसरो के वैज्ञानिकों ने विराम लगा दिया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर एक मैप तैयार की, जिसमें राम सेतु के अस्तित्व में होने का दावा किया गया है। हालांकि जी न्यूज की टीम ने 9 साल पहले ही अपनी एक ग्राउंड रिपोर्ट में इसका सच सबके सामने रख दिया था कि भगवान राम के जरिए बनाया गया राम सेतु आज भी मौजूद है। मन्नार से गाड़ी के रास्ते होते हुए हम तल्लई मन्नार पहुंच गए हैं। तल्लई मन्नार, जी हाँ, वो जगह जहां से राम सेतु की शुरुआत होती है। ये यहाँ का नेवी बेस है जिसमें मैप लगा है जो बताता है कि देखिए इंडिया यहाँ से रामेश्वरम, रामेश्वरम के बाद पंपावन, धनुषकोटी से ये फेरी चला करती थी उन दिनों। और ये एडम्स ब्रिज देखिए, इसी एडम्स ब्रिज पर हम आपको आज लेकर के चलने वाले हैं। यहाँ पर इसको एडम्स ब्रिज कहा जाता है और हमारे देश में इसी को राम सेतु कहा जाता है। हम आपको राम सेतु पर जी न्यूज की ये पूरी रिपोर्ट आगे दिखाएंगे, मगर पहले ये पूरी खबर बता दें। दरअसल NRSC यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो की एक इकाई है, जिसके हैदराबाद और जोधपुर केंद्र के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर राम सेतु का मानचित्र तैयार किया है, जिसमें बताया गया है कि भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला राम सेतु आज भी मौजूद है। ये भारत के रामेश्वरम में धनुषकोडी से श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप तक है। इस राम सेतु को मानचित्र में 29 किलोमीटर लंबा बताया गया है और समुद्र तल से इस सेतु की ऊंचाई 8 मीटर है। राम सेतु का 99.98% हिस्सा जलमग्न है और 1.5 किलोमीटर तक का शिखर बेहद उबड़ खाबड़ है, जिसकी वजह से वहां जहाजों की आवाजाही नहीं हो सकती। वहीं सेतु के नीचे 11 संकरी नहरें भी देखे जाने का जिक्र किया गया है। इससे पहले रामेश्वरम के मंदिर में मौजूद दस्तावेजों में इस बात का जिक्र किया गया था कि ये राम सेतु सन 1480 तक पानी के ऊपर था, लेकिन उसके बाद आए एक चक्रवात के दौरान वो डूब गया। राम सेतु के होने और ना होने को लेकर भारत में पिछले कई सालों से विवाद है। राम सेतु सच है या कोई फसाना, इसका पता लगाने के लिए जी न्यूज की टीम ने साल 2015 में एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें यह बात साबित हुई थी कि राम सेतु आज भी अस्तित्व में है। ऐसी अद्भुत जगह जो कि अब तक छिपी हुई है, ये आइलैंड जो कि अब तक लोगों के सामने कभी नहीं आए हैं, जो कि राम सेतु का एक हिस्सा है, उन तक लोगों को पहुंचाया जाए। इस आखिरी द्वीप पर हम आपको लेकर आए हैं। राम सेतु का ये पड़ाव है और निश्चित तौर पर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, बहुत ही ज्यादा अनोखा सफर रहा है ये। अभी बिल्कुल भारत के जो द्वीप दिख रहे हैं, ये जो लास्ट चेक पोस्ट है, वहां से अभी देखिए आप भारत की जो सरहद है शुरू हो जाती है। भारत की सरहद शुरू हो जाती है, यानी पंपावन वहीं उसी तरह पंपावन शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद धनुषकोटी है, फिर रामेश्वरम। महाकाव्य रामायण में भी राम सेतु के होने का जिक्र किया गया है और इस बात की जानकारी भी दी गई है कि इस सेतु का निर्माण श्रीलंका तक पहुंचने के लिए भगवान राम की वानर सेना द्वारा किया गया था। और अब इसरो के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से जो मानचित्र तैयार किया है, उसमें भी राम सेतु की तस्दीक होती है। लिहाजा अब उम्मीद है कि राम सेतु के अस्तित्व को लेकर जो विवाद है, उस पर पूर्ण विराम लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने परमाणु विस्फोट की तस्वीरें देखी होंगी, जिसमें धमाके के बाद धूल का गुबार उठता है। लगभग वैसी ही तस्वीरें आज पहाड़ टूटने के बाद सामने आई। उत्तराखंड के चमोली में एक पूरा पहाड़ कुछ सेकंड में गायब हो गया और इससे जो धूल का बादल सामने आया, वो आसमान की ऊंचाई तक पहुंच गया। पिछले कुछ दिनों से लैंडस्लाइड होने के बाद पहाड़ों पर आफत का रेड अलर्ट भी जारी हो चुका है और आज आपको सबसे ज्यादा हैरानी पहाड़ की दहाड़ सुनकर होगी। ये देखो कैसे पत्थर गिरते हैं अपने आप। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। कितना भयानक मंजर लाइव हुआ है। बहुत भयानक मंजर। पहाड़ गिरने का यह धमाका परमाणु विस्फोट की बराबरी कर रहा है। कुछ ही सेकंड में भीषण गर्जना करते हुए पूरा पहाड़ जमीन पर आ गया। पहाड़ की इस खतरनाक दहाड़ को दूसरे कैमरे ने और करीब से रिकॉर्ड किया। इसमें चट्टानें तेज रफ्तार से नीचे आ रही हैं।
धूल का गुबार उठ रहा है और कुछ ही सेकंडों में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया। बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा इलाके में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। जिस जगह पर पहाड़ टूटकर गिरा उसके करीब ही पाताल गंगा लंगसी टनल है। दिल दहला देने वाले इस लैंडस्लाइड की वजह से जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया। लैंडस्लाइड होने के बाद सड़क का एक बड़ा हिस्सा धूल में तब्दील हो गया। आने वाले कई मिनटों तक यहाँ पूरा पहाड़ दिखाई नहीं दिया। असल में उत्तराखंड में मानसून जमकर बरस रहा है। इस सीजन में अक्सर लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे के बंद होने के कारण 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी गाड़ियों की लाइन लग गई। हजारों तीर्थ यात्रियों की गाड़ियां इसमें फंस गई हैं। बताया गया है रास्ते को दोबारा खोलने में वक्त लगेगा। कई जगहों पर उत्तराखंड के पहाड़ दरकते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि ऐसी तस्वीरें कभी कभार ही दिखाई देती हैं। करीब 24 घंटे पहले चमोली में एक और लैंडस्लाइड हुआ था। जोशीमठ के पास पहाड़ का एक विशाल हिस्सा अचानक नीचे सड़क पर गिरा। पास ही लोगों की भीड़ मौजूद थी। ऐसी घटनाओं की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि कुमाऊं हिमालय क्षेत्र का बड़ा इलाका लैंडस्लाइड के हिसाब से काफी संवेदनशील माना जाता है। लैंडस्लाइड स्लोप के कारण होती है। जहाँ भी स्लोप होगा वहाँ पे थोड़ा अनस्टेबल लैंड होती है, जिससे लैंडस्लाइड होती है। और मेनली जहाँ पे हम देखते हैं कि रोड है उसके साथ कटिंग की हुई है, वहाँ पे एक ज़्यादा स्लोप बन गया है और अनस्टेबल जगह बन गई है, तो लैंडस्लाइड हो जाती है। उत्तराखंड में चमोली बद्रीनाथ का इलाका उस कॉरिडोर का हिस्सा है जहां भूस्खलन होने की आशंका सबसे ज्यादा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का करीब 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भूस्खलन से प्रभावित है और भारत दुनिया के उन 4 देशों में एक है जहां लैंडस्लाइड का खतरा सबसे ज्यादा है। हालांकि आने वाले दिनों में पहाड़ों पर और ज्यादा लैंडस्लाइड होने की आशंका है, क्योंकि अभी मानसून का पूरा सीजन बाकी है और अक्सर ऐसी घटनाएं जून से लेकर सितंबर के बीच मानसून के दौरान ही सामने आती हैं। जैसे आपकी बारिश होती है उससे है तो थोड़ा और उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाती है लैंड में, तो उससे जहाँ जहाँ पहले चांस है लैंडस्लाइड आने का उसमें और फिर चांस बढ़ जाता है और उससे लैंडस्लाइड। तो इसीलिए हमने देखा कि मानसून में काफ़ी जगह लैंडस्लाइड आती हैं। उत्तराखंड के जो पहाड़ धूल की तरह मिट रहे हैं, उस इलाके में इंसानी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से पहाड़ों का संतुलन बिगड़ गया है। बारिश के मौसम में या बारिश के बाद अक्सर पहाड़ों की नींव कमजोर हो जाती है। इस वजह से पहाड़ टूटकर गिरने लगते हैं। इसकी एक वजह क्लाइमेट चेंज भी है, जिससे उत्तराखंड के पहाड़ों पर खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कभी पाकिस्तान को तालिबान भी अच्छे लगते थे और अब पाकिस्तान सरकार अवाम को भी शक की निगाहों से देख रही है। शरीफ सरकार ने आईएसआई को वो अधिकार दे दिया जिसके जरिए अब आईएसआई के अधिकारी मियां बीवी के फोन की बात सुनेंगे, उनके पर्सनल मैसेज पढ़ भी सकेंगे। आम लोगों की जिंदगी में झांकने के पीछे आखिर शहबाज शरीफ का प्लान क्या है? मियां बीवी में क्या बात हुई? शहबाज शरीफ को सब पता होगा। किसने किसको क्या मैसेज किया, मुनीर को जानकारी मिलेगी। क्या 24 करोड़ पाकिस्तानियों को गुलाम बनाएंगे शहबाज शरीफ? अब ये सवाल हर पाकिस्तानी के जहन में कौंध रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने आईएसआई को वो शक्ति दे दी है जिसके जरिए अब आईएसआई आम पाकिस्तानी की निजी जिंदगी में झांक सकेगी। दरअसल शरीफ सरकार ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के तहत एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें आईएसआई को किसी भी पाकिस्तानी की कॉल इंटरसेप्ट करने का अधिकार दिया गया है। आईएसआई किसी भी पाकिस्तानी की कॉल सुन सकेगी, रिकॉर्ड कर सकेगी और एक दूसरे को किए जाने वाले मैसेज भी पढ़ सकेगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 18वें ग्रेड से ऊपर के अधिकारी के निर्देश पर किसी की कॉल इंटरसेप्ट की जा सकेगी। शरीफ सरकार के इस फैसले को लेकर पाकिस्तान के विपक्षी नेता भड़क गए हैं। इमरान की पार्टी के नेता उमर अयूब ने तंज कसते हुए कहा कि आईएसआई को कॉल इंटरसेप्ट की इजाजत देकर शहबाज ने अपना गला खुद ही काट लिया है।
शरीफ सरकार का कहना है कि ऐसा राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर किया गया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि सरकार का मकसद सिर्फ आम लोगों की कॉल सुनना नहीं होगा, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा खेल होगा। शहबाज के इस कदम का रिएक्शन भी हो सकता है। बहुत मुमकिन है कि शरीफ की तानाशाही के खिलाफ पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर उतर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात अफगानी प्याज की, जिसने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के आंसू निकाल दिए हैं। अफगानिस्तान का प्याज पाकिस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसकी वजह भारत है। अभी पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर इस्तेमाल हुआ, लेकिन प्याज पहुंच गए सिर्फ इंडिया में। क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया को कुछ भेज सकता है या इंडिया पाकिस्तान को कुछ भेजेगा? अफगानिस्तान का प्याज क्या हुआ? बारूद हो गया, जिसने पाकिस्तान में हाय तौबा मचा दी है। जी हां, अफगानी प्याज ने पाकिस्तानियों के आंसू निकाल दिए हैं और पाकिस्तान में अफगानी प्याज चर्चा का विषय बन गया है। पहली दफा ऐसे हुआ है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो है उसमें एक मजीद एलिमेंट आया कि सर अफगानिस्तान ने एक्सपोर्ट किए हैं प्याज इंडिया को थ्रू पाकिस्तान। तो अब आप बॉर्डर गिन ले कितने आते हैं। एक तो अफगान पाकिस्तान बॉर्डर इसमें इस्तेमाल हुआ, फिर प्रॉब्ली पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर इस्तेमाल हुआ, लेकिन प्याज पहुंच गए सिर्फ इंडिया में। दरअसल भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार का रास्ता खुला है। भारत ने बढ़ते प्याज के दाम को देखते हुए अफगानिस्तान से प्याज आयात किया है। अफगानिस्तान से भारत 8,000 टन प्याज आयात कर रहा है, जिसकी लागत करीब 10 करोड़ 67 लाख भारतीय रुपए होगी। अफगानी प्याज सड़क मार्ग से पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचेगा। पहली बार अफगानिस्तान के कुनार से प्याज भारत आएगा। इससे कुनार के व्यापारी और किसानों में खुशी है। लेकिन दोनों देशों के बीच बढ़ते कारोबार से पाकिस्तान में मायूसी छाई है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच कारोबार बंद है और इसकी वजह खुद पाकिस्तान है। 8,000 टन के करीब प्याज भारत को जाएगा। क्या पाकिस्तान बेच सकता है? क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया को कुछ भेज सकता है या इंडिया पाकिस्तान को कुछ भेजेगा, या कि अफगानिस्तान ही फायदा उठा सके? एक एंगल तो ये है। दूसरा एंगल ये है कि क्या पाकिस्तान ने अपना सबक सीख लिया है कि हमने कारोबार नहीं करना और हर चीज में सिक्योरिटी लेके आनी है। कुनार का प्याज पाकिस्तान अफगानिस्तान तोरखाम बॉर्डर से आएगा, फिर भारत में वाघा बॉर्डर के रास्ते पहुंचेगा। अब इस व्यापारिक रिश्ते से पाकिस्तान क्यों रुआसा है, उसकी वजह समझिए। भारत से व्यापार रोककर पाकिस्तान दूसरे देशों से सामान आयात करता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ता है और पाकिस्तान को वही सामान भारत के मुकाबले दोगुने कीमत पर मिलता है। अब पाकिस्तान का दुख ये है कि अगर हुक्मरान भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बहाल करें तो देश की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है। मान लो हम उनको कुछ नहीं बेच सकते, तो उनसे खाली इंपोर्ट करने में भी कोई बुराई नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो चीजें हम दीगर ममालिक से इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर इंडिया से करेंगे तो सस्ती पड़ेगी ना। इंडिया की जितनी जो सब्जियां हैं वो सेंट्रल एशिया तक जानी चाहिए, पाकिस्तान आनी चाहिए। हमारे यहाँ सस्ती हो जाएंगी, हमारे यहाँ महंगी हैं, सस्ती हो जाएंगी अगर हम ये काम करेंगे। दिस इज वॉट आई लुक फॉर, दिस इज वॉट आई वॉन्ट, दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड। ये है वो चीज करने वाली। क्या हम कर सकते हैं? क्या हम करेंगे? क्या हमसे होगा? ये सवाल जो है इनके बड़े मुश्किल आंसर है। पाकिस्तान का बुद्धिजीवी वर्ग भले ही भारत के साथ रिश्तों की अहमियत समझता हो, लेकिन पाकिस्तान की राजनीति भारत से नफरत पर टिकी है, इसलिए हुक्मरान कभी नहीं समझेंगे। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान के रिश्ते अफगानिस्तान से खराब ही हुए हैं। हमने अफगानियों को यहाँ से छुट्टी करा दी क्योंकि अफगानी जो है वो हमारे हाथ में नहीं आ रहे। दहशतगर्द जमातों को वो उन्होंने होस्ट कर रहे हैं और हम पे रोज हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों को देश से निकाल दिया है, जिसके बाद तालिबान के साथ उसके रिश्ते ज्यादा खराब हुए हैं। दूसरी तरफ भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते नए दौर में पहुंच रहे हैं, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
खबरों से रहिए अपडेट और देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।